हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपर 15 मैथ प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। ठीक है, हम लोग सेशन नंबर 1 कर चुके हैं जिसमें 15 सवाल कवर किए थे। आज भी हम लोग 15 सवाल कवर करेंगे। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सीखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल आज का, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य देखिए। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं, एसपी। ठीक है, क्या से डिनोट करते हैं? एसपी। और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? सीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सवाल है कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 10 संतरों का मतलब होता है गुना। विक्रय मूल्य क्या बोले? हमको एसपी से डिनोट करते थे, हाँ, यानी 10 संतरों का विक्रय मूल्य। ठीक है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य, 10 संतरों का विक्रय मूल्य क्या है? 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। पहले तो बराबर है किसके? 13 संतरों के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। ठीक है, दोनों को बराबर कर दिए। यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? एसपी बटा सीपी बराबर क्या आ जाएगा? 13 बटा 10 आ जाएगा। अब ये समझिए, ठीक है, 13 बटा 10 आ जाएगा, 13 बटा 10। ठीक है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं उसे हम बोलते हैं जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं 10 रुपया में और उसको हम बेच रहे हैं 13 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपया प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु का दाम है 10 रुपया, यानी उस वस्तु का दाम, लागत मूल्य 10 रुपया, और उसको हम बेच रहे हैं 13 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 रुपया। यहाँ पे निकालना है क्या? हमको निकालना है लाभ परसेंट क्या होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है? तो 3 रुपया हो रहा है। किस पे हो रहा है? 10। जब भी लाभ या हानि होगा, जब भी लाभ या हानि होगा तो हमेशा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पे होगा। ठीक है, किस पे होगा? क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट हो रहा है कितना? 3 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। किस पे होगा? तो सीपी कितना है? 10। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से जब मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा? 0 से 0 यानी कि 30%। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ गया? 30%। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है ना, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ समझ गए होंगे। यहाँ पे बराबर था, क्या बराबर था? तो 10 संतरों का विक्रय मूल्य, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल लिए एसपी और सीपी। कोई वस्तु का दाम है 10 रुपया, उसको हम बेच रहे हैं 13 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट 3 रुपया होगा तो किस पे होगा? जब भी लाभ या हानि होता है तो हमेशा सीपी पे होगा। ठीक है, सीपी कितना था? 10। 3 बटा 10, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया 30%, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल देखिए। √1 माइनस x³ बटा 100 बराबर 3/5 हो तो x किसके बराबर होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे रूट है, तो रूट को हमको हटाना है। क्या करना है? रूट को हटाएंगे तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कीजिएगा, ठीक है, जब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? तो 1 माइनस x³ बटा 100 बचेगा। लेकिन जब इस पे स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। एक का स्टेप हम ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं भैया? क्या इसको इधर कर लेते हैं, उसको इधर कर लेते हैं। तो 1 माइनस 9 बटा 25 बराबर x³ बटा 100 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 25 में 9 जगह कितना बचेगा? यानी 25 माइनस 9 बटा 25 बराबर x³ बटा 100। ठीक है, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 25 में 9 जाएगा तो 16 बचेगा, यानी कि 16 बटा 25 बराबर x³ बटा 100। ठीक है, 25 से कितना बार में कटेगा? 25 से 100 4 बार में।
16 चक 64, यानी एक्स क्यू का मान कितना आ जाएगा 64, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, ठीक है। 4 का क्यू कितना होता है 64, यानी यहाँ पे आप 4 का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 4, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया, एक्स बराबर 4। यही तो निकालना था, एक्स किसके बराबर होगा, तो एक्स जो है 4 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ये सिर्फ कैलकुलेशन था, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर अगला सवाल देखेंगे 3 और 4 नंबर सवाल, ठीक है। टोटल 15 सवाल कवर करेंगे, ठीक है ना। एक बार अपने नए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 3 और 4 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए सवाल है ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अक्सर ऐसा सवाल एग्जाम में पूछ दिए करते हैं। सवाल है कि ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य 15 दिनों में तथा सी और ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि वही कार्य, काम एक ही है, ठीक है, कर सकते हैं। तदनुसार ए बी तथा सी तीनों मिलकर वो काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अगला फिर सवाल ये है कि √8 प्लस √57 प्लस √38 प्लस √108 प्लस √169, ये आपको पता है, इसको भी करना है, ठीक है। पहले 3 नंबर सवाल को देखते हैं। तो सवाल है ए प्लस बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर समझिए, ए प्लस बी मिलकर एक साथ एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। कितने दिनों में, 12 दिनों में, दोनों मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बी और सी, ठीक है, वही कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। कितना दिनों में, 15 दिनों में, यानी कि बी प्लस सी 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सी और ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। काम कितना है हमको पता नहीं है, हमको यहाँ से टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क कैसे आएगा, तो एलसीएम लेके आएगा। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा, तो सर बोलिएगा 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 12, 15, 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 12 से 60, 12 × 5 = 60, 15 × 60, 20 × 60, ठीक है। ये जो मेरा निकला है ये एक दिन का काम है। क्या है, ये जो निकला है मेरा एक दिन का काम है। ये मेरा क्या है, ये मेरा टोटल वर्क है। यहाँ पे समझिए ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेगा तो 12 दिन में 60 काम करेगा। एक दिन में 5 काम तो 12 दिन में 60 काम। बी प्लस सी मिलकर अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 15 दिन में 60 काम करेगा, ठीक है। सी प्लस ए मिलकर 3 दिन में, यानी एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम करेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 20 × 60, 15 × 60, 12 × 50, 60, ठीक है। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 बार है, तो यानी कि 2a + 2b, ठीक है, 2a + 2b + 2c, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी ऐड कर दीजिए, 5 × 4 = 9, 5 × 4 = 9 और 9 और 3 = 12, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 7, 5 = 12, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 × a + b + c = 12, ठीक है। यानी a + b + c = 6। क्या आ जाएगा, 12/2 यानी कि 6। अब निकल गया a + b + c का एफिशिएंसी कितना निकल गया, तीनों का एफिशिएंसी आ गया है 6, ठीक है। ये जो आया है तीनों एक दिन में 6 काम करता है, ठीक है। लेकिन काम कितना है, काम है टोटल 60। तो तीनों मिलकर करेगा, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य को कितने दिन में कर सकता है। वही कार्य मतलब इसे 60 काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, टाइम ऑफ ए + b + c, ठीक है। टाइम निकालना है, यानी कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60। किस इफिशिएंसी से करेगा, तो 6 के इफिशिएंसी से, तो बटा 6 यानी कि कितना आ जाएगा, 10। यानी 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए a + b मिलकर 12 दिन में कर सकता है, b + c मिलकर 15 दिन में कर सकता है, c + a मिलकर 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। काम कितना था हमको नहीं पता है, काम निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिए कितना आ गया, टोटल वर्क 60 आ गया, ठीक है। जब 60 आया तो 12 × 5 = 60, 15 × 60, 20 × 60। ये मेरा क्या है, मेरा ये टोटल वर्क है। ये मेरा एक दिन काम करने का एफिशिएंसी है। क्या है, एक दिन काम करने का एफिशिएंसी है, ठीक है।
अब यहाँ से निकाल दिए, यहाँ पे 2a था, 2b था, 2c था, तो यहाँ से हम 2a 2b 2c, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि 2a 2b 2c बराबर 12 हो गया। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया, 6 निकल गया। टोटल काम कितना था, तो 60 था। कितने दिन में करेगा, तीनों मिलके 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखते हैं 4 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए, √8 प्लस √57 प्लस √38 प्लस √108 प्लस √169, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इधर से सॉल्व करते हुए अंत तक पहुंचेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 169 किसका स्क्वायर है, तो 169 13 का स्क्वायर है, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या है, 169। तो यहाँ से आप जब 13 निकालिएगा तो यहाँ पे 13 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या निकलेगा, 13 निकलेगा, प्लस 13 ऐड हो जाएगा, किसमें, तो 108 में 13 ऐड होगा, ठीक है। 108 में जब 13 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 3 11, यानी 121 आ जाएगा। अब ये बताइए 121 किसका स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 11 निकलेगा, तो 38 अब प्लस 11 जुटेगा, ठीक है। 38 प्लस 11 कितना हो जाता है, तो 49 हो जाता है। 49 किसका स्क्वायर है, तो 49 7 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से अब 57 प्लस 7 हो जाएगा। 57 7 कितना होता है, और 3 जोड़ेंगे तो 60 और 4 जोड़ेंगे तो 64, यानी 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 8 निकल जाएगा यहाँ पे, तो 8 प्लस 8 यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, √8 यानी कि √16 बराबर 4, यानी कि इसका आंसर तो 4 हो जाएगा। लेकिन आप समझे नहीं होंगे तो फिर इसको हम डिटेल से हम आपको बता देते हैं, फिर से देख लीजिए, ठीक है। जब आप इसे इधर से तोड़िएगा ना, यहाँ से देखिए √ है 169, जब √169 है तो 13 यहाँ निकलेगा। जब 13 बीच में ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 108 में 13 ऐड कीजिएगा तो 108 में हम 13 ऐड किए तो कितना आ गया, 121, ठीक है। अब इस ये √ में है 121, ठीक है, ये √ में 121 है। अब 121 से कितना क्या निकल गया, 11 निकल गया, चूँकि 121 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 38 बचा, तो ये अब क्या हो जाएगा, √38 प्लस 11, √38 प्लस 11 यानी कि 49, ठीक है। 49 निकल गया, यानी कि 7 यहाँ निकल गया, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इसमें ये √ में है, ये भी √ कर देंगे, ठीक है। तो 57 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 64। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 8 बाहर निकल जाएगा, तो 8 8 16, तो √16 तो यानी कि 4, ठीक है, समझ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर अगला सवाल देखेंगे 5 और 6 नंबर सवाल, ठीक है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर, p बराबर 124, ठीक है। p बराबर 124 हो तो √q p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 बराबर किसके बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, ठीक है। तो उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, इसको करते हैं। पहले देखिए 5 नंबर सवाल को, p बराबर 124, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, देखिए a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू होता है AQ प्लस BQ प्लस 3a² b 3a² b, ठीक है, प्लस 3ab²। क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। एक फॉर्मूला ये भी होता है a प्लस बी का होल क्यू, देखिए क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू होता है AQ प्लस BQ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये भी होता है और ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी को आप अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों में तो क्या आ जाएगा, 3a² b प्लस 3ab², ठीक है, 3ab², ठीक है, वही है, कुछ नहीं है। तो देखिए हम अभी इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। किस क्या है, a प्लस बी का होल क्यू AQ प्लस BQ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, सवाल है कि p बराबर 124 दे दिया है, p का मान कितना दे दिया है, 124 दे दिया है। इसको हम पहले तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे q है, ठीक है, अब इसको आप तोड़िएगा, इस p को पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, PQ प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 1 का q कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। 1 का अगर हम q कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का q 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 पे कोई भी संख्या कुछ भी पावर हो उसका मान 1 ही होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर 1 के पावर 0 कर दीजिएगा, ठीक है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 कर दीजिएगा,
ठीक है, उसका मान 1 होता है। क्या होता है, एक किसी भी संख्या का पावर 0 कर दीजिएगा उसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। अगर 3 का पावर 0 कर देंगे उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं वही फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या था, फिर से यहाँ देख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या बताएं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बैठ गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। अगर हम b यहाँ पे लेंगे 1 तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, प्लस 3a स्क्वायर ab स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बीच में अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 में कोई भी संख्या मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही मान आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p प्लस 1 का होल क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, p प्लस 1 का होल क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब, यानी p प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ये मेरा a हो जाएगा, ये मेरा b का काम करेगा, ठीक है। ये मेरा a का काम करेगा, ये मेरा b का काम करेगा। तो ये q प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये 3 ये q से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, p प्लस 1 बचेगा, ठीक है। p का मान कितना दे दिया, p का मान 124 है, p का मान 124 पुट कर दीजिए प्लस 1 यानी कि 125। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। 125 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। समझिए सवाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, दो संख्या ले लेते हैं हम, a ले लेते हैं, एक b ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, a और b, दो संख्या, ठीक है। a और b ले लेते हैं, ठीक है। इनका जो गुणनफल है क्या है, गुणनफल जो कितना है 45 दे रखा है। कितना दे रखा है, 45, यानी दोनों गुणनफल कितना दिया, 45। और उनका अंतर, किनका, इन दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, ठीक है। इनका अंतर यानी a माइनस बी कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुटिंग करके भी बना सकते हैं। पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं, उसके बाद वैल्यू पुटिंग करके बना देंगे, ठीक है। तो उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, वर्ग मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या है इसका हम अगर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और कोई संख्या है इसका अगर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्गों का योग पूछ रहा है, ठीक है। यानी इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ये में हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो पता चला कि हम यहाँ पे कौन सी संख्या दो रखे जो गुना करने पर 45 आ जाए और घटाने पर 4 आ जाए, ठीक है। कौन सी दो संख्या ऐसी रखे जो गुना करने पर 45 आ जाए और घटाने पर 4 आ जाए। तो हम यहाँ पे रखते हैं 9 और 5। देखिए 9 और 5 रखेंगे तो 9 पचे 45, ठीक है, 9 पचे 45, और यहाँ पे 9 और माइनस 5 करेंगे तो 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 45 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी a का मान 9 हो जाएगा, ठीक है, और b का मान 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, a का मान 9 और b का मान 5 निकल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए खाली वैल्यू, a का मान कितना है तो 9, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 81, ठीक है। और b का क्या है, तो b है, b का मान है 5, तो b का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 5 1 6 और 8 2 10, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम क्या कीजिए, वैल्यू पुटिंग करके बना दिए, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अगर आप बेसिक से बनाइएगा तो देख लीजिए बेसिक से कैसे बनेगा। ये आप तो समझ गए ना कि a का मान 9 रख दीजिए, b का मान a का मान 9 और b का मान 5 रख के आप यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। और वर्गों का योग पूछ रहा था तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। 81 प्लस 25 106। अब हमको बनाना है बेसिक मेथड से, तो देख लीजिए बेसिक से कैसे बनाएंगे। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, क्या फार्मूला पता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a माइनस बी यानी यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या था, देख लीजिए यहाँ पे दिया था ab बराबर 45 दिया है और a माइनस बी का मान कितना दे दिया है 4, ठीक है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर कितना है 4 है। तो यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, a माइनस बी, यानी a माइनस बी का मान कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो निकालना ही है, ठीक है। अभी हम क्या निकालते हैं, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ab का मान कितना है, ab का मान है 45, तो 45 दूनी 90 डाइट कर देते हैं, ठीक है।
45 दूनी 90, ठीक है, 45 दूनी 90। अब इसको क्या कर दीजिए, 90 लगा के जोड़ दीजिए, तो 16 प्लस 90 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 106। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अभी 106 आया था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर ले सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है वर्तमान में माया और छाया का आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है, किंतु वर्षों बाद 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा, तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। अगला है कि एक परिवार की आय व्यय के अनुपात 10:7 है, यदि उस परिवार का व्यय का क्या होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, सेविंग मतलब बचत होता है और इनकम मतलब होता है आय, ठीक है, कितना है। सवाल था कि एक परिवार की आय व्यय की अनुपात 10:7 है, यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी होगी। 4 ऑप्शन है मेरा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तब तक हम पहला सवाल को 7 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है कि वर्तमान में माया और छाया का आयु का अनुपात कितना है 6:5 है। एम से माया ले लेते हैं, ठीक है, और सी से छाया ले लेते हैं, ठीक है, कितना है 6:5 है, कितना है 6:5 है। क्या माया, वर्तमान में माया और छाया का आयु का अनुपात, ये क्या है वर्तमान आयु है, ठीक है, वर्तमान आयु है माया और छाया की, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है किंतु 15 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। कितना हो जाता है 9:8 हो जाता है, कितने वर्षों के बाद, तो 15 वर्षों के बाद, ठीक है, 15 वर्षों के बाद कितना हो जाता है 9:8 हो जाता है, ठीक है। कितना बढ़ गया देख लीजिए, डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस है 3 का, यानी डिफरेंस कितना का है 3 का, 6 9 5 8, यानी डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस है 3 का, यानी 3 का वैल्यू कितना दे दिया है 15, ठीक है, 3 का वैल्यू है 15, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/3, ठीक है। निकालना क्या है माया की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो वर्तमान आयु कितनी है 6 है, ठीक है। जब 1 का मान 15/3 तो 6 का मान कितना हो जाएगा 15/3 गुने 6, 3 से 6 2 बार में, यानी कि 30 वर्ष। कितना है वर्तमान आयु 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझिए इसको, बढ़िया से समझिए, ठीक है। देखिए सवाल था कि वर्तमान में माया और छाया का आयु का अनुपात कितना है 6:5 है। माया और छाया के आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात है 6:5, ठीक है। 15 वर्षों के बाद क्या हो जाता है 9:8 हो जाता है, ठीक है। जब आपका डिफरेंस सेम हो, जब डिफरेंस सेम हो तो वर्ष को हम इसके बराबर कर सकते हैं, ठीक है। यानी 3 का वैल्यू कितना दे दिया है 15, ठीक है, 3 का वैल्यू 15 वर्ष, तो 1 का वैल्यू 15/2, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 का वैल्यू हो जाएगा 30 वर्ष, यानी कि माया की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर अगला सवाल है 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल है कि एक परिवार की आय एवं व्यय, ठीक है, सबसे पहले समझिए इनकम क्या होता है, इनकम, इनकम मतलब आय होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर। उसके बाद होता है सेविंग, ठीक है, यहाँ पे समझिए इनकम मतलब आय होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है व्यय होता है, ठीक है, ये आप यहाँ से, और सेविंग मतलब क्या होता है बचत होता है, ठीक है, क्या होता है बचत, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे आय मतलब इनकम हो गया, व्यय मतलब क्या हो गया, व्यय मतलब हो गया क्या एक्सपेंडिचर, ठीक है। आयु का अनुपात कितनी क्या अनुपात कितना है 10:7, यानी इनकम उसके बाद एक्सपेंडिचर का आयु का अनुपात कितना दे दिया है 10:7 है, कितना है 10:7। यदि उस परिवार का व्यय कितना है 10,500 रुपये है, यहाँ व्यय का वैल्यू कितना है 7 है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है व्यय, ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी ई से एक्सपेंडिचर और आई से इनकम। एक्सपेंडिचर का मान कितना दे दिया है 7 अनुपात में, लेकिन 7 का वैल्यू कितना दे दिया 10,500, चूंकि व्यय कितना दे दिया है 10,500, यानी 7 का वैल्यू है 10,500, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,500/7, ठीक है, 10,500/7। ये कितना से कटेगा देख लीजिए, ये कटेगा 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, यहाँ पे देख लीजिए 7 एकम 7, ठीक है,
3 बचेगा, 7 बचे 35, यानी 1500 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी एक का मान कितना आ गया 1500। हमको निकालना क्या है, तो उसकी बचत कितनी होगी। देखिए अनुपात में बचत कितना हो रहा है। अगर इनकम है 10 रुपया, ठीक है, इनकम है 10 रुपया और हम खर्च कर रहे हैं 7 रुपया। जब इनकम आपका 10 रुपया है, आप 10 रुपया कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं 7 रुपया, तो बचेगा कितना, 3 रुपये बचेगा। तो एक का वैल्यू है 1500, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 गुना 3 यानी कि 4500। ठीक है, यानी कि बचत कितना होगा 4500 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझ लीजिए बढ़िया से, देखिए आय एवं व्यय का अनुपात कितना दे दिया था, 10:7 दे दिया था। ठीक है, आय और व्यय का अनुपात दे दिया था 10:7। ठीक है, और उसका व्यय कितना दे दिया है यहाँ पे, देखिए व्यय दे दिया है 10,500, यानी 7 यहाँ पे व्यय दे दिया है अनुपात में 7, और 7 का वैल्यू कितना दे दिया 10,500। ठीक है, 10,500, एक का वैल्यू कितना जाएगा 1500। तो हमको बचत निकालना है, जब 10 रुपये कमा रहे हैं 7 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो बचेगा कितना 3 रुपया। तो 3 का मान कितना हो जाएगा 4500 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है वर्गमूल से। ठीक है, सवाल है कि √14 + 6√5 का वर्गमूल कितना होगा। 4 ऑप्शन है। अगला है फिर है 10 नंबर सवाल है, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है। कितना है, 48 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी होगी। ठीक है, इसको देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, √14 + 6√5 का वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए इसको तोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे। सॉरी, ये पहले से हम वर्गमूल यहाँ पे चढ़ा रखे हैं, यहाँ पे वर्गमूल नहीं होगा। सवाल दिया हुआ था कि 14 + 6√5 का वर्गमूल कितना होगा। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम इस पर क्या चढ़ा देंगे, तो √ चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे, √। अब इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 14 को, तो 14 को लिख सकते हैं 9 + 5, 9 + 5 यानी 9 5 14। ठीक है, प्लस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 3। ठीक है, और √5 है तो इसको गुना में √5 डाल दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा √5। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम तोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो 3 9 है, तो किसका स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस अगर 5 है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बराबर करके, √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 5 को √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा 5 ही आएगा। तो 5 को हम √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस, ठीक है, 2 × 3 × √5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे आ गया a² + b² + 2ab, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे √3 + √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 + √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कहीं कैसे, देखिए a² + b² + 2ab। ठीक है, इसको पहले हम तोड़े, 14 को तोड़े तो 9 5 14, 6 को तोड़े 2 दूनी 2 और 3 में तोड़े और इसमें 5 गुना कर दिए √5। ठीक है, अब 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख दिए और 5 को हम √5 का होल स्क्वायर लिख दिए, बाकी सब ऐसे ही रहने दिए। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब ये टूट गया किस पे, तो a + b का होल स्क्वायर पे, a² + b² + 2ab, ये मेरा a और b का काम करेगा। ठीक है, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब यहाँ से ये रूट से स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, बचेगा 3 + √5। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, सिंपल था। अगला 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले कुछ समझिए, पॉइंट को समझिए। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, आप सिर्फ समझिएगा। ठीक है, देखिए SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज आपको पता है, बैंक जाते हैं तो लोन लेते हैं। ठीक है, जैसे आप बैंक जाते हैं, अगर उसमें आप 10,000 रुपये जमा करते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, जब आप जमा करते हैं पैसा, वो मेरा मूलधन होता है, और वही पैसा 10,000 बनकर 20,000 हो जाता है। 10,000 बढ़ जाता है तो क्या मेरा हो जाता है, मेरा ब्याज हो जाता है। ठीक है, तो वही टोटल मिलता है 20,000 रुपया, तो 10,000 बढ़ गया तो 10,000 मेरा ब्याज मिला। तो आप समझिए वही SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। फिर होता है
पी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, PRINCIPLE, ठीक है। प्रिंसिपल एक होता है प्रधानाध्यापक, वो नहीं, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, PRINCIPLE मूलधन। जिस अगर आप बैंक जाते हैं पैसा जमा करते हैं, जिस वक्त पैसा अगर आप बैंक गए आप 5,000 रुपये जमा कर दिए बैंक में, ठीक है, जो आप 5 रुपये जमा किए हैं ना वो मेरा मूलधन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप 5,000 रुपये जमा किए हैं, ठीक है, 5,000 रुपये आप जमा किए हैं, ये जो आप 5,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए मेरा क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा, यानी प्रिंसिपल कहलाएगा। और यही 5,000 रुपया 2 वर्ष में बढ़कर अगर 10,000 रुपया हो जाता है, ठीक है, 10,000 रुपया हो जाता है कितना वर्ष में, 2 वर्ष में बढ़कर 10,000 रुपया हो जाता है। और जो मेरा 5,000 ये बढ़ा है, ठीक है, 5,000 बढ़ा है तभी ना 10,000 हुआ है, ठीक है, 5,000 बढ़ा है तब ना 10,000 हुआ है, ठीक है। ये जो मेरा 5,000 बढ़ा है तो ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। और ये जो मेरा टोटल, ये मेरा क्या होता है, टोटल अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या होता है, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, ठीक है, क्या होता है, मिश्र धन। ये जो मेरा टोटल अमाउंट 10,000 रुपये मिलेगा 2 वर्ष के बाद, ये हम टोटल अमाउंट लेंगे, मिश्र धन लेंगे, और ये जब हम जमा करेंगे पैसा को तो ये मेरा मूलधन होगा, ठीक है। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा साधारण ब्याज हो जाएगा। जो 5,000 रुपये बढ़ता है, जो साधारण ब्याज मिलता है वो मेरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम समझा रहे थे आपको, कुछ समझ लीजिए, ठीक है। तो पी से प्रिंसिपल हो गया मूलधन, उसके बाद होता है क्या, टाइम, ठीक है, टाइम समय। टाइम हमेशा वर्ष में होगा, क्या होगा, अगर महीना में होगा तो उसको आप वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। समय होता है, उसके बाद रेट होता है, रेट यानी कि दर, किस दर पे लेंगे आप, 2%, 5%, 10%, ठीक है। और दर हमेशा परसेंट में होगा, किस में होगा, तो परसेंट में होगा। एक होता है अमाउंट, क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा ना तब आप ट्रिक्स नहीं बना पाइएगा, ठीक है। बेसिक मजबूत कीजिए, बेसिक मजबूत करके ही आप ट्रिक से बना सकते हैं। मिश्र धन जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। इतना कुछ समझ गए हैं, ठीक है, तो कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, बड़ा खतरनाक ब्याज है, ठीक है। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी। देखिए यहाँ पे 2 वर्ष का बात कर रहा है, कितना बात कर रहा है, 2 वर्ष का। देखिए 2 वर्ष के लिए क्या होता है, 2 वर्ष के लिए एक फार्मूला होता है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए एक फार्मूला होता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी कि SI और CI का अंतर फार्मूला होता है, क्या होता है, तो PR² बटा 100 का स्क्वायर, क्या होता है, PR² 100 का स्क्वायर। देखिए दोनों का अंतर कितना दे दिया, यानी SI और CI का अंतर कितना है, 48 रुपया है, तो इसके जगह हम 48 रुपये डाल देंगे, ठीक है। हमको निकालना क्या है, धनराशि। देखिए मूलधन मतलब धनराशि भी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूलधन को हम धनराशि भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, धनराशि, ठीक है। मूलधन यानी कि P निकालना है, यहाँ पे देखिए P, ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि P हमको निकालना है, ठीक है, तो P हम रहने देंगे। रेट दे रखा है, रेट कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए 20%, हमको क्या बताए थे, जब भी रेट रहेगा तो हमेशा परसेंट में रहेगा, तो 20% यहाँ दे चुका है, तो R² तो 20% 2 बार, 20 गुना 20, ठीक है, और नीचे 100 हो जाएगा, 100 भी 2 बार। अब ये सोचिएगा कि नीचे 100 क्यों दिया है, तो देखिए R जब भी होता है तो परसेंट में होता है, ठीक है, R जब भी होता है परसेंट में होता है। अब यहाँ देखिए 2 गो R है तो 2 गो 100 होगा, परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आएगा ना, तो 2 गो R है तो 2 गो 100 नीचे आ गया, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ से काटिए 20 से 100 5 बार में, 20 से 100 5 बार में, ठीक है, 5 5 25, ठीक है, यहाँ पे गुना कर दीजिए, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुने 48, ठीक है, 25 गुने 48। अब इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 25 गुने 48 कीजिएगा, 25 25 625 होता है, ठीक है, 25 25 625, 24 दूनी 48, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, ठीक है, देख लीजिए कैसे करते हैं, 25 और 48 में, ठीक है, 8 पे 40 के शून्य हाथ में रहा 4, ठीक है, 8 दूनी 16 और 4 20, ठीक है, 25 80 200 हो जाएगा और 25 चक 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 0 2 1, यानी कि 1200, ऑप्शन नंबर C, ठीक है, क्या हो जाएगा 1200 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर C। समझ गए होंगे। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है 2 वर्ष के लिए, क्या होता है SI और CI का अंतर, PR² 100 का स्क्वायर। 2 वर्ष के लिए हमेशा पूछता है, अगर आपको प्रिंसिपल दे रखेगा
रेट पूछेगा, रेट दे रखेगा, प्रिंसिपल पूछेगा, कुछ भी दे रखेगा आपसे वो पूछेगा, ठीक है। एस आई और सी आई का अंतर क्या होता है, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, पुट कर दीजिए, इसका मान आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 11 और 12 नंबर सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल। देखिए 11 नंबर सवाल है, श्रीमान, ठीक है, एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं यानी मतलब क्या होगा कि अगर 8 बजे आप पहुंचने का टाइम है तो 7:54 पर ही पहुंच गए हैं, ठीक है, 6 मिनट पहले पहुंच गए, यानी 8 बजे पहुंचने का टाइम है लेकिन 6 मिनट पहले पहुंच गए, यानी कि 7:54 पर पहुंच गए, ठीक है। फिर अगला दे रहा है कि यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाएं तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, तो कार्यालय की दूरी कितनी होगी। देखिए जब स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा, जब स्पीड घटा देगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो वही बात है कि देखिए स्पीड बढ़ा दिए तो टाइम कम लग गया, कम में ही पहुंच गए, ठीक है, 7:54 में पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पे स्पीड क्या कर दिया, घटा दिया तो टाइम बढ़ गया, 5 मिनट देरी से पहुंच गया, यानी 8:05 पे। अब यहाँ आप समझिए, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, दूरी निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम बड़ा लेंदी से नहीं करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इसको समझिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। एक बार लाइक कीजिएगा जरूर, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए सवाल था कि एक अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुँच जाते हैं, यानी कि 8 बजे पहुँचने का टाइम है, ठीक है, लेकिन पहुंच जाता है 6 मिनट पहले, यानी 7:54 पे। कब पहुंच जाता है, 7:54 पे, यानी कि 6 मिनट पहले। उसके बाद अगर यहाँ पे क्या है, स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तब, और जब स्पीड कम कर दे तो 5 मिनट देरी से पहुँचता है, यानी 8:05 पे पहुँचता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 मिनट देरी से पहुँचता है तो 8:05 पहुँचता है। तो दूरी का एक फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला ये होता है कि देखिए यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला होता है निकालने के लिए डायरेक्ट पहला चाल यानी S1 गुने S2, ठीक है, S1 गुने S2 बटा S1 माइनस S2 गुना T, T मतलब टाइम, ठीक है। यहाँ पे समझिए पहला चाल गुने दूसरा चाल, और पहला चाल में दूसरा चाल को माइनस कर दीजिए, यानी कोई भी चाल को दूसरा चाल या पहला चाल को माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है दूरी। तो पहला चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा गुने दूसरा चाल क्या है, दूसरा चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा बटा, दोनों को माइनस कर देना, तो माइनस कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 24 में 30 जाएगा तो, या फिर 30 में 24 जाएगा तो 6 आएगा। आप सोचिएगा सर माइनस में आ रहा है, तो माइनस में नहीं लेना है, ठीक है, माइनस में नहीं लेना है, ठीक है। गुना टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। अब टाइम कैसे निकलेगा, टाइम आप डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, 6 5 11, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता देते कैसे होगा। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर टाइम पहुंचने का है 8 बजे, ठीक है, 8 बजे एग्जैक्ट टाइम है पहुंचने का, तो क्या बोल रहा है, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि 7:54 पे पहुंच जाता है, ठीक है, जल्दी पहुंच जाता है यानी 7:54 पे। फिर बोल रहा है कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी यानी कि 8:05 पे पहुंचता है, 8:05 पे पहुंचता है। बताइए यहाँ से दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 मिनट का डिफरेंस है। कितना मिनट का है, 11 मिनट का डिफरेंस है, इधर 6 है इधर 5 है, 6 5 11, ठीक है, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ जोड़ सकते हैं 6 5 11, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 11 मिनट। लेकिन हमको मिनट में नहीं चाहिए, हमको सेकंड में चाहिए, तो 11 मिनट है तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ से काट दीजिए तो आपका दूरी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, दूरी, ठीक है। 30 से 60 2 बार में, 2 से 24 12 बार में, 6 से 12 2 बार में, तो 11 दूनी 22, यानी कि कितना किलोमीटर दूरी है, तो 22 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, सिंपल था, पहला चाल गुने दूसरा चाल, ये आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला है पहला चाल गुने दूसरा चाल, और माइनस कर दीजिएगा दोनों में, और गुना टी कर दीजिए, टी यानी कि टाइम। अगर टाइम आपका किस में है, टाइम अगर आपका मिनट में है तो उसको सेकंड में चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से काट लीजिएगा तो कितना आ गया, 22 किलोमीटर। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए सिंपल इंटरेस्ट से है, ठीक है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर, हमको धनराशि का मतलब क्या बताए थे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल यानी कि पी, ठीक है।
एक धनराशि जो है साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यहाँ समझिए साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/9 है, यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट जो है क्या है, मूलधन का, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का 1/9 है। तो यहाँ से SI/P कितना आ जाएगा, SI/P आ जाएगा 1/9। प्रिंसिपल अगर 9 है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगर यहाँ से अमाउंट निकालिएगा 10 आ जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P+I। जब आप ब्याज में मूलधन जोड़ दीजिएगा, ठीक है, जब ब्याज में आप मूलधन जोड़िएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्रधन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिश्रधन का भी कोई काम नहीं है, ठीक है, मिश्रधन का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। SI कितना आ गया, 1 आ गया, प्रिंसिपल कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अगला बोल रहा है ब्याज की अवधि, ठीक है, ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। टाइम जो है दर के बराबर है, यानी T बराबर क्या है, T बराबर R है, क्या है, T बराबर R है, ठीक है, T बराबर R। यहाँ देखिए, और ब्याज की जो अवधि है, अवधि का मतलब क्या होता है, टाइम, ठीक है, अवधि का मतलब होता है टाइम, अवधि उसकी दर के प्रतिशत के बराबर है, यानी दर के बराबर है, यानी टाइम जो है रेट के बराबर है। यहाँ पे ये दे रखा है, तो वह वार्षिक दर कितनी है, यानी रेट निकालना है हमको। तो फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। क्या होता है, रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है, ठीक है। यहाँ से रेट कितना दे रखा है, तो रेट है T, इसके जगह हम T के जगह R रख सकते हैं या फिर R के जगह T रख सकते हैं। निकालना क्या, रेट निकालना है, ठीक है। तो T के जगह क्या रखा जाएगा, R रखा जाएगा। यहाँ देखिए SI का मान कितना है, SI का मान 1 है, तो 1 की जगह तो ऊपर 100 ही रहेगा, ठीक है, बटा 9 हो जाएगा। यानी R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 1 गुने, यानी 1 से 100 तो 100 ही हो जाएगा, 100 बटा 9 गुने R, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए, 9R² क्या हो जाएगा, 9R² बराबर 100, तो R² बराबर 100 बटा 9, ठीक है, 100 बटा 9। अब किसी से कटेगा तो ये स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए R² बराबर 100 बटा 9 है, ठीक है। जब रूट चढ़ेगा उस पर तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 बटा 9, यानी कि 10 बटा 9, ठीक है। R का मान कितना आ गया, 10 बटा 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.1/3%। आपको पता है रेट किस में होता है, तो परसेंट में होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये दिया हुआ था, ये SI जो है ना, ये मूलधन का 1/9 है, तो यहाँ से हम SI और प्रिंसिपल निकाल लिए हैं। ये फॉर्मूला होता है मेरा, रेट बराबर क्या होता है, SI गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे, SI का मान 1 था तो 1 में गुना कीजिएगा तो 100 ही आएगा, ठीक है। और P का मान कितना था, P का मान 9 था, और T के जगह हम R रख दिए हैं। देखिए T बराबर R है, तो T के जगह हम R रख दिए, ठीक है। यहाँ से 9R² हो जाएगा, तो 9R² बराबर 100, तो R² बटा 100 बटा 9। जब स्क्वायर बराबर को साइड भेजिएगा तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 100 बटा 9, तो 10 बटा 9 यानी 3.1/3%, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखेंगे 13 और 14 नंबर सवाल, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर, यदि 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे 1:3:1/6 के अनुपात में हो तो बीच वाला भाग क्या होगा। अगला है 14 नंबर, मीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है, सीता की आय मीता की आय से कितना % कम है, ठीक है। इसको देखिए 78 को कितना भाग में बांटना है, 3 भाग में बांटना है, ठीक है। 3 भाग में बांटना है तो कितना 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 है, तो 1:3:1/6। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो नीचे वाला को एलसीएम लेंगे, तो 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 6 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18, 18 एकम 18, ठीक है। 3 से 18 6 बार में, 6 से 18 3 बार में, फिर इसे कटेगा 3 से, तो 6 3 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब इस 3 भाग को इसमें बांटना है, तो 6 2 8 और 1 9, यानी 9 का वैल्यू कितना है 78, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए
यानी 6 2 8 1 9, 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 78, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 78/9। ठीक है, निकालना है क्या, बीच वाला क्या पूछ रहा है, बीच वाला पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए बीच वाला भाग क्या होगा, तो बीच वाला भाग है 2, तो 1 का मान इतना, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 78/9 गुने 2। अब यहाँ से काटिए, तो 3 से काटिए 3, 26 तिया 78। ठीक है, 26 तिया 78 और 26 दूनी 52 बटा कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52/3 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 26 दूनी 52। ऑप्शन देख लीजिए, तो 17 17 17 17 14 17 तिया 51, 17 तिया 51 एक 52/3, यानी कि लिख सकते हैं 17.1/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये सब जो है सब परसेंट में है। ठीक है, कितना परसेंट में नहीं है, परसेंट में सवाल में ही नहीं दिया हुआ है, तो फिर परसेंट कैसे लिख दीजिएगा आप। ठीक है, कितना आ जाएगा 17.3 भाग आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 17.3 भाग दिया हुआ था, अनुपात में दिया हुआ था। इसको हम तोड़ें तो 6 2 1 आ गया। ठीक है, 6 2 1 9। ठीक है, 6 2 8 1 9, 9 को 78 में तोड़ें, 9 का मान 78, तो 1 का मान 78/9। पूछ रहा है बीच वाला भाग, तो बीच वाला भाग है 2, तो 2 जब 1 का मान इतना, तो 2 का मान कितना 78/9 गुणे 2, 26 तिया 78, 3 तिया 9, 26 दूनी 52/3, 17.1/3 भाग में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला फिर सवाल है 14 नंबर। मीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। देखिए एम से मीता, एस से सीता। ठीक है, सीता की आय से 25% अधिक है, सीता की आय से 25% अधिक है। सीता की आय हमको पता नहीं है, तो सीता का आय हम लेते हैं 100। 25% अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, और कम रहेगा तो 100 में घटा देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 100 में कितना अधिक है, 25% अधिक है, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काट दीजिए, 25 चक 25 पचे, कितना आ गया 5 और 4 आ गया। कितना आ गया, अनुपात में कर लीजिए आप, अनुपात में बना सकते हैं, 5 और 4 आ गया। अब पूछ रहा है कि सीता की आय मीता की आय से कितने % कम है। सीता की आय जो है मीता की आय से कितना कम है, यानी सीता की आय जो है मीता की आय से कितना कम है, तो 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। यहाँ पे देखिए 1 कम है ना, किससे कम है, तो मीता से कम है। ठीक है, मीता से कम है। जिससे कम रहेगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे, जिससे कम रहेगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे। किससे कम है, तो मीता से कम है, उसको हमेशा नीचे रखें। ठीक है, 1/5 और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20% कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कितना कम है, तो 20% कम है, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप नोट कर लीजिए। एक और सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल। ठीक है, अगला है 15 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। ठीक है, सवाल है ए बी से 60% अधिक है। क्या है, ए बी से 60% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। देखिए यहाँ पे ए जो है क्या है, बी से 60% अधिक है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी। ठीक है, ए जो है बी से 60% अधिक है। अगर बी 100 मान लेते हैं तो 60% अधिक है, तो जितना अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर रहा है बी और सी के बारे में। देखिए बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, सवाल है कि ए बी से 60% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, सी से 20% कम है, सी अगर हम 100 ले लेते हैं तो सी से 20% कम है, कम रहेगा तो घटा देंगे। कितना घटाएंगे, 20 कम है तो 20 घटा देंगे। ठीक है, 80 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। काट दीजिए, 0 से 0, 2 से 8 बार में, 2 से 5 बार में, 0 से 0, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बी एक जाति का है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम नहीं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 चक 32 अनुपात 5 चक 20। ठीक है, 5 चक 20 अनुपात 5 पचे 25। अब देखिए बराबर हो गया 20-20, यानी यहाँ से ए और बी और सी का रेशियो निकल जाएगा, बी और सी का रेशियो निकल जाएगा 32 अनुपात 20 अनुपात 25। यानी कि अब पूछ क्या रहा है हमसे, देखिए पूछ रहा है ए अनुपात सी, तो ए 32 है और सी 25 है, यानी कि 32 अनुपात 25। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा 32 अनुपात 25। ठीक है, समझ गए होंगे। इसको आप एक तरीक़े से और कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कर ऐसे सकते हैं, कर ऐसा आप ऐसे सकते हैं। देखिए ए अनुपात बी,
कितना दे दिया था 8:5, ठीक है, 8:5। और फिर B अनुपात C कितना दे दिया है 4:5, ठीक है। एक तरीका और ये भी है, लेकिन जब B से अंत हो रहा है तो शुरुआत इधर B से होना चाहिए। अगर अंत हो रहा है B से, अगर यही C से होता इधर, तो इसको आप पलट देते, ठीक है। यानी अंत B से हो रहा है तो शुरुआत भी B से होना चाहिए, तब जाकर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, फर्स्ट वाला को फर्स्ट के साथ, ठीक है, फर्स्ट वाला दोनों फर्स्ट के साथ और लास्ट वाला को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से A अनुपात B अनुपात C निकल जाएगा। 8×6 32, 5×6 20 और 5×5 25। यहाँ देखिए 32 20 25, ठीक है, 32 20 25। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या बताएं, ये जो फर्स्ट वाला नीचे है, जो नीचे का जो फर्स्ट वाला है, दोनों फर्स्ट के साथ ऊपर गुना कर दीजिए, ठीक है, 8×6 32 और 5×6 20 और लास्ट वाला को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 5×5 25। तो यहाँ से निकल जाएगा 32 20 25। A अनुपात C 32 और 25, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।